हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 4 क्लास तो हो चुके हैं फिजिक्स की, ये 5वां क्लास है। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो अच्छा है, नहीं आ रहा होगा तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लास खुलने के बाद आपको ये फिर से एक बार रिवीजन दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे क्वार्क के बारे में। ठीक है, क्वार्क QUARK दिख रहा होगा बोर्ड पे, लिख दिए हैं हम। इसके पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े हैं। द एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़े थे डेंसिटी ऑफ चार्ज। द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए कंडक्टर इज नोन एज डेंसिटी ऑफ चार्ज। और लास्ट टॉपिक पढ़े थे बाबू हम लोग, जो चौथा आप लोग का क्लास चला था, वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो एक बॉडी को चार्ज करने के 3 वे हमने बताया था। एक को कहेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में हम क्या करते थे बाबू, 2 न्यूट्रल बॉडी को आपस में रगड़ते थे, रोबेट करते थे। सेकेंड था चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन में हम लोग एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को आपस में सटा देते थे, वो बॉडी चार्ज हो जाता था। और लास्ट हम लोग पढ़े थे चार्जिंग बाई इंडक्शन। और चार्जिंग बाई इंडक्शन में हमने देखा था कि एक चार्ज बॉडी के करीब अनदर बॉडी को रख देंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये बॉडी चार्ज को गेन कर लेता है, जिस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं बाबू चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वार्क के बारे में कि क्वार्क होता क्या है। क्वार्क का डिफिनेशन आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स विच मीन्स फ्रैक्शनल चार्ज। क्वार्क एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक शब्द है जिसका मतलब होता है फ्रैक्शनल चार्ज। अब यहाँ लड़का कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर आपने बोला था कि चार्ज इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी, चार्ज नेवर बी फ्रैक्शनल, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात आपने तो पहले ही कह चुका है कि चार्ज कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि क्वार्क का मतलब ही होता है फ्रैक्शनल चार्ज। तो क्वार्क के बारे में हम लोग अच्छा से समझेंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो वही हम बोल रहे हैं तो बाबू कि आप लोग कंफ्यूजन में आते हो कि चार्ज कभी फ्रैक्शनल नहीं होता है, कोई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है। देखो ये बात तो सही है बाबू कि चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होता है, चार्ज को हम तुम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन चार्ज टूटता भी है। अब दोनों बात हम ही कह रहे हैं, टूटता भी नहीं है, टूटता भी है। ये कहने का मतलब है बाबू कि चार्ज को हम तुम नहीं तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड बताओ, इतना छोटा होता है 1.6 × 10⁻⁻19। क्या इस क्वांटिटी को हम तो देख भी नहीं सकते हैं, तो तोड़ने का बात ही नहीं हो रहा है, हम कैसे तोड़ेंगे। तो फिर चार्ज टूटता कैसे है बाबू। जब आप एटॉमिक न्यूक्लियर बम का नाम सुना होगा, जब कोई भी एटॉमिक बम फटता है, ब्लास्ट होता है ना, तो हर एटम के पास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। आखिर एक एटम बम फटता है तो इतना खतरनाक क्यों होता है। कोई एटॉमिक बम जब ब्लास्ट करता है ना, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकरा के छोटे छोटे पार्ट्सों में टूट जाते हैं। ठीक है ना, हम तुम नहीं तोड़ सकते हैं। जब वो अपने आप में कोलाइड करेंगे ना, अपने आप में टकराएंगे ना, तब टूट गए, तब अर्थात छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, टूट जाएंगे। यही कारण होता है कि जब एक न्यूक्लियर बम विस्फोट करता है तो उसका इफेक्ट 1 दिन 2 दिन नहीं रहता है। ये सिंपल पटाखा नहीं है कि बजा दिए कहानी खत्म। इसका इफेक्ट 50-60 साल तक वो देश झेलता है जिस देश पे गिराया जाता है ये सब बम। क्यों? क्योंकि इसके जितने पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, ये आपस में छोटे छोटे पार्ट्स में बटते जाते हैं, बटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और ये तब तक टूटते हैं जब तक कि उस परमाणु बम का टोटल इलेक्ट्रॉन आपस में टूट न जाए। अब समझो टूटने में कितना साल लगेंगे। यही कहलाता है बचवा क्वार्क। तो क्वार्क का मतलब समझ गया कि क्वार्क का मतलब ही होता है छोटे छोटे चार्ज जो टूट रहा है, वही छोटे छोटे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, वही ग्रुप कहलाता है बाबू क्वार्क। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बाबू कि ग्रुपिंग ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज इज कॉल्ड क्वार्क। यानी छोटे छोटे चार्ज का जो ग्रुपिंग होता है वही ग्रुपिंग कहलाता है क्या, क्वार्क्स। ठीक, क्वार्क भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है अप क्वार्क और एक को कहा जाता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क मैं यहाँ पे लिखा हूँ बाबू, अप क्वार्क इट कंसिस्ट +2/3 इलेक्ट्रॉन ऑफ
चलो, तो ऑफ क्वार्क के बारे में आप लोग समझ गए कि ऑफ क्वार्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो +2/3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। सेकेंड होता है डाउन क्वार्क, इट कंसिस्ट -1/3 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अप क्वार्क का मैग्नीट्यूड +2/3 इलेक्ट्रॉन और डाउन क्वार्क का मैग्नीट्यूड -1/3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ हम हेडिंग डालेंगे बाबू, क्वार्क मॉडल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ हमने हेडिंग डाला प्रोटॉन के बारे में, देखेंगे प्रोटॉन इट कंसिस्ट टू ऑफ क्वार्क एंड ए सिंगल डाउन क्वार्क ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्रोटॉन का जो क्वार्क मॉडल होता है बाबू, प्रोटॉन के पास 2 ऑफ क्वार्क होता है और एक सिंगल डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। तो देखेंगे बाबू यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में हमें बोल रहा था कि 2 ऑफ क्वार्क होता है और एक सिंगल डाउन क्वार्क होता है। तो ये देखेंगे हमने 2 ऑफ क्वार्क बना दिया U और एक सिंगल नीचे हमने डाउन क्वार्क बना दिया D। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोटॉन के पास 2 ऑफ क्वार्क प्लस सिंगल डाउन क्वार्क। ऑफ क्वार्क का वैल्यू कितना होता है बोलो, +2/3 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी ऑफ क्वार्क है तो इसको भी लिखेंगे +2/3 इलेक्ट्रॉन। और डाउन क्वार्क का वैल्यू कितना होता है बाबू, -1/3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं 3 3 3 है तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा। 2 और 2 कितना होगा, 4 और 4 में से 1 चले जाएंगे, कितने हुए 3 इलेक्ट्रॉन। इससे ये कट गया, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ गया। यानी कि प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। देखो आज ये प्रूव हुआ, बचपन से तुम लोग पढ़ते आए हो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन कैसे इक्वल होता है ना आज ले ये सोचा था, ना आज ले ये समझा था, ना आज ले किसी टीचर से आप लोग पूछा था। आज ये क्लियर हो गया कि प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का। इस थ्योरी को आप कहीं प्रूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वर्क मॉडल हम बता रहा हूँ। तो न्यूट्रॉन हमने हेडिंग डाल दिया बाबू। न्यूट्रॉन के पास होता है, याद रखेंगे, इट कंसिस्ट 1 ऑफ क्वार्क। कितना ऑफ क्वार्क बचवा, 1 ऑफ क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। कितने डाउन क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क। दैट इज हम कह सकते हैं कि एक हमने ये न्यूट्रॉन बनाया, इनके पास हम एक ऑफ क्वार्क डालेंगे और यहाँ पे एक डाउन क्वार्क डालेंगे, 2 डाउन क्वार्क डालेंगे, ठीक है। अर्थात न्यूट्रॉन देखते रहेंगे, अच्छा से देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ क्वार्क 2 डाउन क्वार्क मैंने यहाँ लिख दिया। ऑफ क्वार्क का वैल्यू तो मालूम है, हमने लिखा +2/3 इलेक्ट्रॉन। 2 डाउन क्वार्क है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2D लिख देते हैं, या चाहे हम ये भी लिख सकते हैं बाबू कि डाउन क्वार्क का वैल्यू कितना होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट लिख दिए, इतना तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये देखो तो 2/3 इलेक्ट्रॉन और 2 × -1 -2/3 इलेक्ट्रॉन। देखो इससे ये कट गया, 0 आ गया। बचपन से पढ़ते आए हो कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और आज हमने इसको प्रूव कर दिया क्वार्क मॉडल से। आप देख ले अच्छा से, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ भी देखने को आपको मिलेंगे अब यहाँ से, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफिनेशन कहता है, द फोर्स एक्ट बाय ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। आप लोग को तो ऐसे भी मालूम है कि हमने एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था कि चार्ज कैन बी अट्रैक्ट ए लाइटर बॉडी। चार्ज हल्के बॉडी को अपने तरफ क्या करता है, खींच लेता है। तो बिना फोर्स के किसी चीज को खींचना संभव है? फोर्स लगाएंगे तभी तो किसी चीज को खींचेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे खींचा जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट? ऐसा तो नहीं है। उसको पकड़ेंगे खींचेंगे तो वो खींचाएगा। उसी प्रकार बाबू चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल को अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। जिस फोर्स से चार्ज किसी अनदर पार्टिकल को अपने तरफ खींचता है, उस फोर्स को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले फिजिशियन का नाम था कूलम्ब, इसलिए इसे हम कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं या कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स के 2 काइंड्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कब काम करता है, जब 2 चार्ज और दोनों का साइन अलग अलग हो, अर्थात एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। अर्थात हम कह सकते हैं द फोर्स एक्ट बिटवीन 2 ऑन लाइक चार्ज। ऑन लाइक के मतलब समझ रहे हो ना, एक पॉजिटिव होनी चाहिए एक निगेटिव होनी चाहिए। हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, द फोर्स एक्ट बिटवीन 2 ऑन लाइक। ऑन लाइक का मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव। द फोर्स एक्ट बिटवीन 2 ऑन लाइक
चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड क्या, अट्रैक्टिव फोर्स। समझ गया हो। अब रिपल्सिव फोर्स के बारे में देखते हैं। ठीक इसका अपोजिट डिफिनेशन, ये दो अलग अलग चार्ज के पार्टिकल के बीच काम कर रहा है तो ये दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल के बीच काम करेगा, अर्थात टू लाइक चार्ज पार्टिकल, अर्थात दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। तो दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो और जब दोनों निगेटिव हो तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को रिपल्सिव कहते हैं। रिपल्स के माने क्या होता है बाबू, एक दूसरे को अपोज करना, और अट्रैक्ट के माने क्या होता है, एक दूसरे को अपने तरफ खींचना। तो रिपल्सिव फोर्स कहाँ काम करेगा बाबू, जब दोनों चार्ज का साइन सेम हो, सिमिलर हो। अर्थात हम कह सकते हैं बचवा, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू लाइक चार्ज पार्टिकल। लाइक चार्ज का मतलब बाबू पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव या निगेटिव कॉमा निगेटिव इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो दोनों फोर्स क्लियर हो गया होगा। अब इस फोर्स में हमने देखेंगे बाबू कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। तो बाबू हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे और ये भी हमने बोला कि इस फोर्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले का नाम था कूलम्ब, इसलिए इसे हम लोग कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। हेडिंग डाल दिए हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब साहब ने बाबू इस लॉ को 1785 में प्रोड्यूस किए थे, दिए थे, इसीलिए ये सन भी आप याद रखेंगे, सही रहेगा। तो कूलम्ब साहब कहे क्या थे, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको स्टेटमेंट दे देंगे, सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कूलम्ब साहब ने बोला था बच्चों कि दो चार्ज पार्ट कर लेते हैं, एक का मैग्नीट्यूड Q1 एक का मैग्नीट्यूड Q2 और दोनों के बीच एक सेपरेशन ले लेते हैं R। क्लियर, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हमने मान लिया बाबू, R। तो उन्होंने दो पॉइंट यहाँ से बोला। पहला पॉइंट बोला, इसके पहले आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, हम पढ़ाए हैं, खुद तो पढ़ा ही होगा। न्यूटन साहब ने क्या बोला था बाबू कि दुनिया का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि किसी सेपरेशन पे रखा हुआ है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स काम करेगा और वो फोर्स उन ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसी प्रकार कूलम्ब साहब ने कहा था बाबू कि व्हेन टू चार्ज पार्टिकल Q1 and Q2 separated at a distance R, then interaction force act between them directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। अर्थात कहने का मतलब है कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है तो इनके बीच एक फोर्स काम करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, अर्थात Q1 इंटू Q2 के। कहने का मतलब बाबू कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। बात सही है कि नहीं। अब मान लो कि कोई लड़का 2 कूलम और 6 कूलम का चार्ज लेके आया है, कोई लड़का 50 कूलम और 80 कूलम का चार्ज लेके आया, और कौन कहा कि चल हम 500 कूलम और 900 कूलम के चार्ज लेके आए हैं, तुम बताओ फोर्स कहाँ ज़्यादा काम करेगा। 500 और 900 वाला के पास ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार तो ये कह रहे हैं कूलम्ब बाबू कि यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो दोनों के बीच फोर्स भी बढ़ जाएगा। और सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था बाबू कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इनवर्स के माने तो उल्टा ही होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। बात सही है। हम कहते हैं कि यहाँ पे चुंबक है और लोहा को ले जाके हम रोड पे रख देंगे तो क्या वो चुंबक लोहा को खींच पाएगा? नहीं संभव है। एक डिस्टेंस पे आएगा तब ना चुंबक उसको अपने तरफ खींचेगा। आपसे बोला जाता है कि हाई डेंजरस वायर, हाई इलेक्ट्रिक करंट से दूरी बना के रहें,
क्यों बोला जाता है डिस्टेंस बना के रखने के लिए? इसलिए कहा जाता है ना कि उसके करीब जाओगे तो आपको खींच लेगा। ऐसा थोड़ी कहा जाता है कि दूर बना के रहो ना तो खींच लेगा, ऐसा तो नहीं है। दूरी पे रहोगे तो नहीं खींच पाएगा। वही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बाबू कि जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच ना, तो अपने आप इनके बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होते जाएगा दोनों के बीच तो इनके बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यही उन्होंने कूलम्ब साहब ने कहा था। ठीक है, तो बाबू हम लोग देख रहे थे कूलम्ब साहब ने क्या कहा था, समझ तो गया होगा। इसका स्टेटमेंट हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, लिख भी दिए हैं। तो क्या बोला था, एक बार फिर से हम रिवीजन डालते हुए आते हैं, स्टेटमेंट समझा देता हूँ बाबू कि दो चार्ज हमने लिया यहाँ पे Q1 Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या ले लिया बचवा, R ले लिया। तो ये देखेंगे, लेट टू चार्ज पार्टिकल Q1 and Q2 separated at a distance R, then according to Coulomb, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब इंटरएक्शन फोर्स बिटवीन बोथ पार्टिकल्स, यानी कि इन दोनों पार्टिकल के बीच जो इंटरएक्शन फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, वो तो हम समझा चुका हूँ, लिख दिया हूँ। पहला लिखा हूँ बाबू पॉइंट ए में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दैट इज का मतलब होता है अर्थात एफ, ये डायरेक्टली का सिंबल है Q1 इंटू Q2, और पॉइंट बी में यहाँ लिखा हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देन, दैट इज एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट के बारे में हम पहले ही समझा चुका हूँ बाबू कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। इस इक्वेशन, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। दोनों इक्वेशन को अभी हम कंबाइन करके देखेंगे क्या होता है। तो पहला ये और दूसरा ये, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे तो फ्रॉम द इक्वेशन first and second we get F directly proportional to Q1 into Q2 inversely proportional to R square। हर डायरेक्टली हटता है तो एक डायरेक्टली कांस्टेंट आता है, सबको ही जानता है। तो यहाँ हम डायरेक्टली हटा के एक डायरेक्टली कांस्टेंट डाल देता हूँ कि इसके को क्या कहेंगे बाबू, डायरेक्टली कांस्टेंट्स, अर्थात यहाँ पे हम देख लें, लिख देता हूँ हियर K is directly constants which is equal to 1 by 4 pi epsilon। अर्थात याद रखना बाबू कि इस k का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 by 4 पाई 22/7 जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या होता है, सॉरी ये एप्सिलॉन है, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बाबू यहाँ देख रहे थे कि k का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखोगे EPSILON एप्सिलॉन है, इसे आप लोग ई नत पढ़ेंगे, हम ब्रैकेट में लिख दिया, हम देख लेंगे, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन जो होता है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है बाबू, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन पढ़िएगा, ठीक है ना। इस एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं इस एप्सिलॉन आर को बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दोनों आप देख लेना, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहेंगे बाबू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर को हम क्या कहेंगे बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखते हैं बाबू k का ये जो वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि k का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आया k का वैल्यू। ये k हम ला के यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, इसे थर्ड इक्वेशन आप लोग मान लीजिएंगे। अब आते हैं हम फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन क्या r स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम लोग फोर्थ मान लेंगे। ऐसे ये जो आया
ये थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, कूलम्ब का ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ थ्योरेटिकल हुआ। अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, इस एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन आर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम देखेंगे बाबू कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी इसको हम लिख सकते थे कि इसका वैल्यू इतना होता है, लेकिन उससे अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि दोनों के बारे में अच्छा से समझाते हुए ला के यहाँ पुट करूँ। तो अब हम आते हैं बाबू रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। हेडिंग डाल दिया हूँ रिलेटिव परमिटिविटी, पूरा परमिटिविटी नहीं लिखा हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, लिख लेंगे उससे, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में एप्सिलॉन आर हमने लिख दिया। ये होता क्या है, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा बाबू, यहाँ पे हम देख लेंगे थोड़ा आप लोग। एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जो रेशियो हुआ इसे कहेंगे बाबू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसे कहेंगे बाबू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन दोनों का जो रेशियो होता है वही कहलाता है क्या बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी। तो द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे, ठीक है ना। एरो देखे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाया, इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कहने का मतलब आपको इस रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है, अर्थात ये यूनिट और डायमेंशन लेस होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटी का ये रेशियो है, और जब दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो रहेगा तो एक दूसरे को कट कर देगा, तो डायमेंशन लेस ही होगा। ये भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। जो ऐसा यूनिट इसका होगा वही ऐसा यूनिट इसका होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, इसलिए एक दूसरे को ये कट कर देते हैं, तो इनका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते हैं। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। ये एरो पॉइंट क्या कह रहे हैं बाबू, इस एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है रिलेटिव परमिटिविटी का अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे कि देखना बाबू, याद ये सब रखना तेरे लिए अच्छा रहेगा। एयर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, वाटर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 होता है, और ग्लास के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाइज करता है, ठीक है ना। ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाटर में 81 होता है और एयर में 1 होता है। किसका वैल्यू बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी का। अब हम लोग सेकंड यहाँ देखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है बाबू, देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट में यही लिख दिया कि इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सेकंड पॉइंट हमने लिखा इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बहुत लोग ये कंफ्यूजन में आते हैं कि सर इसका एसआई यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला इज m इनवर्स l माइनस 3 t के पावर 4 a के पावर 2 होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझ लें। यहाँ तक कि मेडिकल में भी एक बार क्वेश्चन पूछे गए थे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मेडिकल के एग्जाम में भी आ जाते हैं, बोर्ड में तो एकदम पटकता ही पटकता है। तो ये कैसे होता है, ऐसा यूनिट और डायमेंशन तुरंत मैं बता दे रहा हूँ, आगे बढ़े। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है बाबू ऑल मीडियम में फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और वो वैल्यू किसके इक्वल होता है मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसको आप याद रखेंगे, ये भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। या आप डायरेक्ट ये याद रखिए, सबसे आसान, इसी को आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 1/36 पाई इंटू 10 के पावर 9, 1/36 पाई इंटू 10 के पावर 9। तो मैं बोल रहा था बाबू कि ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/36 पाई इंटू 10 के पावर 9 होता है। अब देखो ये इक्वेशन फोर्थ है, ये इक्वेशन फोर्थ आप लोग मान लेंगे, मैं लिखा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करके निकालना चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखना 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये डायरेक्ट याद रखो, आसान सबसे 36 पाई इंटू 10 के पावर 9। एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर में तो 1 होता है, जब भी चार्ज को रखेंगे एयर में ही रखेंगे, पानी में तो रखोगे नहीं चार्ज को। 4 पाई से पाई गया, 4 से 36 9 मिनट में चला गया। तो देखो तो ये 9 इंटू 10 के पावर 9, इसको हम ऊपर फेंक देंगे, ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा देख लेना। तो 9 गुणे 10 के पावर 9
Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये है बाबू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 के बीच यदि डिस्टेंस R हो तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा 9 × 10⁹ Q1 × Q2 बाई R का स्क्वायर होगा। आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास आपको मैं एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट और डायमेंशन बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग इसको अच्छा से पढ़ें, वीडियो को सही से देखें। आगे के लिए थैंक यू।